नमस्कार साथियों। हो चुका आगाज रण का युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। पेन पेपर उठाइए और आइए 25 फरवरी 2023 की दैनिक समसामयिकी में। दोस्तों, आज की जो क्लास है सभी परीक्षाओं को नेस्तनाबूद करने के लिए बिल्कुल पूरी तरह से तैयार है। समसामयिकी और स्टैटिक जीके का अनोखा संगम आप देखेंगे। हम आपको आज बताते हैं कि आज की महत्वपूर्ण सुर्खियां क्या हैं। दोस्तों, हाल ही में सीआरपीएफ ने अपना 84वां स्थापना दिवस छत्तीसगढ़ के बस्तर में मनाने का लिया निर्णय। उपराष्ट्रपति श्री जगदीप सिंह धनखड़ ने भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के 61वें दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता की। हाल ही में केंद्रीय एवं गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने मध्य प्रदेश के सतना जिले में मेडिकल कॉलेज का किया शुभारंभ। हाल ही में लिथियम के भंडार जम्मू कश्मीर में पाए गए। अफ्रीका के केन्या में मिला एनाफिलीज एंटीफेसी मलेरिया का नया रोगवाहक। और सीएजी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल गिरीश चंद्र मुर्मू को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का बाहरी लेखा परीक्षक किया गया नियुक्त। दोस्तों, आइए आपने सुर्खियां देखा, अब एक एक प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और उसके साथ में आपको उसका पूरा रेफरेंस बताते हुए चलते हैं क्या है आज खास। दोस्तों, ई श्रम पोर्टल को श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा कब जारी किया गया था? तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि ई श्रम पोर्टल की जरूरत क्यों पड़ी। आपने देखा था कोरोना के टाइम में, जब कोरोना आया था तो लोग कैसे, जब वहां पूरी नौकरी उनकी बंद हो गई और सभी कंपनियां बंद हो गई, नौकरी से उनको हटा दिया गया या कि सरकार ने बंदी जो लगा दी थी, तो लोग अपने अपने घरों खाली भोजन के लिए घर पे रहेंगे तो पेट भर भोजन मिलेगा। दोस्तों, आपके भी कितने साथी, माँ भाई बहन या कि कोई ना कोई तो जॉब जो है जाके किसी न किसी बाहर दूसरी जगह दिल्ली मुंबई गुजरात कोलकाता करता ही है। तो दोस्तों, आपका परिवार या आप कहीं भी जॉब करें, लेकिन आपके हिस्से का जो राशन है सरकार आपको जहां आप है वहां तक पहुंचाने के लिए ई श्रम पोर्टल को 26 अगस्त 2021 को प्रारंभ किया था। ठीक है, इसके तहत जो फ्री राशन की व्यवस्था थी वो राशन वितरण जो है ये किया जा रहा है। और दोस्तों, 24 फरवरी तक लगभग 28.60 करोड़ लोगों ने इस पे अपना रजिस्ट्रेशन कर लिया है। ठीक है, इसका रेफरेंस देख लीजिए दोस्तों। इसको हमने आपको बताया कि ये 26 अगस्त 2021 को लॉन्च किया गया था और इसमें दोस्तों इसका लक्ष्य था कि असंगठित एवं प्रवासी कामगारों के राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार करना और उन्हें एक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर प्रदान करना था। ठीक है दोस्तों, 24 फरवरी 2023 तक कुल 28.60 करोड़ लोगों ने जो है इस पे अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। ये देखिए दोस्तों कि सीएजी की बात अब आपको यहाँ मिल गई है कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, और इसके बाद हम आपसे सीजीए की भी बात करेंगे। कंट्रोलर, ठीक है, एंड ऑडिटर जनरल आप यहाँ देख रहे हैं। तो आप इसमें देखिए कि सीएजी एंड कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल गिरीश चंद्र मुर्मू को अंतर्राष्ट्रीय संगठन का बाहरी लेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है। भाई, कहाँ का नियुक्त किया गया है? तो ये अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का भी हाल ही में नियुक्त किया गया है। ठीक है, अगर बात कर लिया जाए आपकी क्या WHO क्या है, तो आप जानते हैं कि WHO का फुल फॉर्म क्या होता है भैया? WHO का फुल फॉर्म आप हमें कमेंट में बताइए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे AFO लिखा है, एग्रीकल्चर फूड ऑर्गेनाइजेशन जो है ये इसका फुल फॉर्म है। और उसके बाद आप WTO देख रहे हैं, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों, ये जो चारों संस्थान हैं, इन चारों संस्थानों के बाहरी लेखा परीक्षक हमारे भारत के वीर गिरीश चंद्र मुर्मू, जो अभी आपके सीएजी भी हैं, इन चारों संगठनों के बाहरी लेखा परीक्षक हैं। इन तीनों के तो पहले से थे और इसका भी ILO का अभी हाल ही में हुए हैं। अगर ILO का आपसे फुल फॉर्म पूछ लिया जाए तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन होता है, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1919 में हुई थी, जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ था। और ये क्यों हुई थी भाई साहब? तो जब प्रथम विश्व युद्ध में जितने गुरुजी लोग थे, जितने युवा थे, जैसे भी आपने यूक्रेन में देखा कि बंदूकें भर भर के बांटी गई, 18 साल भर्ती की सीमा को कम कर दिया गया कि आप बंदूक चला लेते हो तो आ जाइए। आप भारत में महात्मा गांधी को भी जो है कहा गया था कि जो है लोगों को वहाँ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में बाहर ब्रिटेन की तरफ से लड़ने भेज रहे थे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो आप देख रहे हैं कि ये जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है ILO, ये जो है पहला ऐसा संगठन था जो विश्व युद्ध के पहले विश्व युद्ध के बाद में जितनी बेकारी बेरोजगारी फैली हुई थी, श्रमिकों की बाढ़ आ गई थी, उसमें जो है आप देखिए कि इतनी संख्या कम हो गई थी कि महिलाओं तक को भी काम के लिए निकलना पड़ गया था। तो वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की क्लास आप हमारी देखिए, उसमें हमने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी बताया है, कारण और परिणाम दोनों हमने उसमें पढ़ाया है। ठीक है, अब 1919 में क्यों होता है भाई साहब? क्योंकि जब हमने आपको रूस की क्रांति पढ़ाया है, 1917 में जब रूसी क्रांति होती है तो मजदूरों एक हो जाओ का नारा जो आपने देखा है लेनिन के नेतृत्व में, तो इसको हमने पूरा विश्व के इतिहास में पढ़ाया है, वाली क्लास भी देखिए। और उसी कारण से ये दुनिया का पहला जो संगठन है, श्रम संगठन, सबसे ओल्ड संगठन, ये स्थापित हुआ था। इसको अब आप समझ चुके हैं। दोस्तों, इसके बारे में जान लेते हैं
कि जो आपका अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है इसका इनको जो है नियुक्त किया गया है। और जो AFO है, ठीक है, FAO, फूड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय इटली के रोम में है। इसकी स्थापना 1945 में की गई थी जब सेकेंड वर्ल्ड वार समाप्त हुआ था। तो WTO जो है अभी आपने बताया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय जिनेवा में है। जिनेवा कहाँ पड़ता है? स्विट्जरलैंड में पड़ता है। आगे देखिए दोस्तों, अगर बात कर लिया जाए ILO की, तो ILO के अभी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के जो हेड हैं उनका नाम है गिलबर्ट, इसका मुख्यालय जिनेवा में है और 1919 में इसकी स्थापना होती है। वर्तमान में 187 सदस्य देश जो है आपके ILO के अंडर में जो है रजिस्टर्ड है। दोस्तों पूछ लिया जाए विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन DC अमेरिका में है। ADB जिसे कहते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसका मुख्यालय मनीला फिलीपींस में है। भारत के वर्तमान महान्यायवादी कौन है? तो R वेंकट रमनी है। और महान्यायवादी का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 76 में किया गया। इसे आपको याद रखना है। दोस्तों पूछा जाए भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? राजीव कुमार है आपका। और भारत की जो वर्तमान CGA है, अभी हम आपकी इसी की चर्चा कर रहे थे कि जो हमारी CGA है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट इन्हें कहा जाता है। इन्हें ये कौन है? भारती दास, आपको याद रखिएगा। और जब आपको CAG पूछा जाए तो गिरीश चंद्र मुर्मू जी को भी आपको याद रखना है। ये कैग है, ठीक है, उसमें गिरीश चंद्र मुर्मू मिलेंगे और CGA में मिलेंगी आपको भारती दास, ठीक है। आगे बढ़े, मलेरिया रोग प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है, बहुत ही महत्वपूर्ण है भाई साहब। जो मलेरिया रोग है ये प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है और इसकी वाहक जो है वो एनाफ्लिज मक्खी है। ये जो है अगर मलेरिया की दवा की बात किया जाए भाई साहब, तो मलेरिया की दवा सिनकोना के पौधे से जो कुनैन प्राप्त होता है उससे मिलती है और इससे हमारे शरीर की RBC प्रभावित होती है। RBC का अगर आपसे फुल फॉर्म पूछ लिया जाए तो रेड ब्लड सेल्स आपको बताना जरूरी हो जाता है, ठीक है। अब दोस्तों चर्चा में क्यों है? क्योंकि एक जो है मादा एनाफ्लीज मक्खी तो आपने देखा, एक एनाफ्लीज स्टीफेंसी, ये एक नया रोगवाहक इसका आ गया है, ठीक है। तो ये एनाफ्लीज एंटीफेंसी ये एक जो नया रोगवाहक आ गया है, इसलिए चर्चा में कहाँ पाया गया है? तो ये केन्या में पाया गया है। केन्या किस महाद्वीप में पड़ता है भैया? तो ये अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है। यहीं से क्या होता है कि यहीं से एकदम भूमध्य रेखा पर ये केन्या आपको मिल जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े, केन्या की राजधानी दोस्तों क्या है? नैरोबी है और विलियम रूटो यहाँ के राष्ट्रपति हैं। भूमध्य रेखा विक्टोरिया झील से गुजरती है। और जो आप इसमें देखते हैं बार बार ये बड़ा चर्चा में रहता है UNEP, ठीक है। तो संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम का मुख्यालय नैरोबी केन्या में है। आपने कई बार पढ़ा है, अब फिर से रिवाइज हो गया। आइए देख लेते हैं प्रोटोजोआ से कौन कौन सा रोग होता है। तो भैया प्रोटोजोआ से क्या होता है? पापा जो है काम पे सो जाते हैं, तो पापा से हो गया पायरिया, काम का हो गया कालाजार, माँ हो गया मलेरिया, पे से पेचिस और सोते हैं मतलब निद्रा रोग। इसे आप याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ें दोस्तों, संगम युग की बात किया जाए। संगम युग जो होता है दोस्तों, ये तमिल कवियों के युग को संगम युग कहा जाता है। संगम साहित्य भी आपने पढ़ा जो इनके द्वारा लिखा गया था। और ये चर्चा में इसलिए है क्लादी साइट संग्रहालय, जिसे आर्कियोलॉजिकल ऑफ इंडिया, इसको जो है यहाँ पे शिवगंगा जिले के तमिलनाडु में ये स्थापित किया जा रहा है, जहाँ पे संगम युग की सभी कलाकृतियों का प्रदर्शन किया जाएगा। इसे आप याद रखिए दोस्तों। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जनक कौन माने जाते हैं? अलेक्जेंडर कनिंघम माने जाते हैं। इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है और वर्तमान हेड आपकी विद्यावती है। दोस्तों 44वां शतरंज ओलंपियाड का आयोजन कहाँ किया गया? चेन्नई में किया गया। भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन दिल्ली से वाराणसी तक चलाई गई थी, इसे याद रखना है। और साउथ इंडिया की पूछा जाए तो मैसूर से चेन्नई तक बता दीजिएगा कि दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन मैसूर से चेन्नई तक इसका संचालन किया गया है। दोस्तों बात करें कि ये नोबेल पुरस्कार, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? तो डगलस डायमंड, बेन बर्नानेक और फिलिप डायबिक को मिला है। ये बैंक और वित्तीय संकट पर रिसर्च हेतु अर्थशास्त्र का नोबेल डगलस डायमंड, बेन बर्नाक और फिलिप को मिला है। इसे आप याद रखिएगा, डगलस, बेन और फिलिप को, ठीक है। आगे देखें, चिकित्सा के नोबेल पुरस्कार की बात करें तो स्वांते पाबू ने चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार पा लिया है मानव के कृत्रिम विकास की खोज के लिए। दोस्तों साहित्य का नोबेल पुरस्कार अब लेखन में साहस एवं संवेदनशीलता दिखाने के लिए एनी एर्नॉक्स को दिया गया है। इन्होंने अपने जितने भी संबंध थे उसको भी बताया कि हम कहाँ किसके साथ गए थे, कहाँ किसके साथ आए, वो सब कुछ इन्होंने बड़े अच्छे से उसमें बताया। तो लेखन में जो साहस इन्होंने दिखाया और जो संवेदनशीलता दिखाई उसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया है। और साहित्य के क्षेत्र में भारत
का अगर बात कर लिया जाए तो साहित्य के क्षेत्र में भारत में किसको नोबेल पुरस्कार मिला था भैया? तो इसमें आप देख रहे हैं कि साहित्य के क्षेत्र में गीतांजलि नामक हमारी पुस्तक थी, जिसे किसे लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था। उसमें लिखा क्या था? उसी में तो था आपका कि जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। उन्होंने किसके सम्मान में गाया था? तो जो ब्रिटिश क्राउन आए थे 1911 में, जॉर्ज महोदय, पंचम महोदय, उनके स्वागत में गाया था और उनको उन्होंने कहा था और उनके लिए एकदम समर्पित होकर लिख दिया था, हे जॉर्ज पंचम महोदय, जनगण मन अधिनायक जय हे। ये जो जितना जन है, गढ़ है, मन है, छत्तीसगढ़ है, उस समय सभी गढ़ तो उन्हीं के थे। जनगण मन अधिनायक, इन सब के आप अधिनायक हो, आपकी जय हो, और आप तो भारत के भाग्य विधाता हैं। पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, उत्कल, मतलब ये पूरा क्षेत्र तो उन्हीं के अंडर में आता था। तो ये भैया उनके लिए गीतांजलि नामक एक पुस्तक थी, उसमें जो है इन्होंने इसको लिखा था और उसके सम्मान में रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने इसको गाया था। फिर वो जाके इंग्लैंड में सीधे बोले भाई हमारा स्वागत बहुत अच्छे से हुआ है, और इनको नोबेल पुरस्कार 1912 में साहित्य के क्षेत्र में रविन्द्रनाथ टैगोर को गीतांजलि नामक पुस्तक के लिए प्रदान किया गया था। ये हमारे भारतीय हैं, ठीक है। तो अगर विदेशी एनी एर्नाक्स को आप याद रख सकते हैं तो हमारे जनगण मन के रचयिता, जो हमारा राष्ट्रगान है, उसके रचयिता भी नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए हैं, ठीक है। उन्हें आप टैगोर जी को याद रखिएगा। दोस्तों बात करें बैगई नदी के किनारे स्थित मीनाक्षी मंदिर का निर्माण किस शैली में किया गया है? तो दोस्तों बैगई नदी के किनारे जो मीनाक्षी मंदिर है, इसका निर्माण कौन शैली में किया गया है? द्रविड़ शैली में किया गया है, इसे आपको याद रखना है। दोस्तों मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? तो ये मदुरई में है दोस्तों, बैगई नदी के किनारे है और यह द्रविड़ शैली का एक उत्कृष्ट नमूना है, इसे भी आपको याद रखना है। दोस्तों तमिलनाडु के महाबलीपुरम में स्थित सप्तपेगोड़ा मंदिर का निर्माण किस वंश के शासक ने कराया था? तो हम इसको पढ़ते पढ़ते जो है ऊब जा रहे हैं कि गंग वंश के शासक ने कराया, गंग वंश के शासक ने कराया। सप्तपेगोड़ा का मंदिर महाबलीपुरम में है, ठीक है। तो और कहाँ है? तो महाबलीपुरम तमिलनाडु में है। तो जाहिर सी बात है कि सप्तपेगोड़ा मंदिर कहाँ है? तमिलनाडु में है। किसने निर्माण कराया? गंग वंश के शासकों ने निर्माण कराया, ठीक है। अब आपको याद रहेगा, और कलचुरी वंश आ जाए तो आपको छत्तीसगढ़ तो याद आना ही चाहिए। दोस्तों मीनाक्षी मधुरी मंदिर आपने देखा ही, सप्तपेगोड़ा मंदिर गंगवंश के शासकों ने कराया था। इसमें एक प्रश्न अति महत्वपूर्ण हो जाता है, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार अभी हमने कल वाली क्लास में आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया था, जिसमें 2019, 20 और 21 के लिए दिया गया, और इसमें छत्तीसगढ़ की तीजन बाई, ठीक है, छत्तीसगढ़ की तीजन बाई और ममता चंद्राकर को भी फोक डांस के लिए सम्मानित किया गया है। कल वाली क्लास जो करंट अफेयर हमने पढ़ाया है उसमें आप एक बार उसको रिवाइज कर लीजिए। उसमें हमने तीजन बाई के बारे में जो है बड़े अच्छे से उसको बताया है कि संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, इसमें एक फेलोशिप अवार्ड होता है दोस्तों, ठीक है। ये जो फेलोशिप है, ये फेलोशिप कितने लोगों को प्रदान किया गया है? तो ये 8 लोगों को प्रदान किया गया है, और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार लगभग 128 लोगों को प्रदान किया गया है, इसे आपको याद रखना है। दोस्तों इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? पीबी राज मन्नार थे। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 1952 में आजाद भारत में होती है। दोस्तों द्रौपदी मुर्मू ने कांग्रेस के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को हराकर राष्ट्रपति चुनाव जीता था, और अनुच्छेद 71 में उल्लेख किया गया है कि भाई राष्ट्रपति के चुनाव में अगर कोई लफड़ा हो गया तो उसका निपटारा कौन करेगा? उसका निपटारा राष्ट्रपति नहीं करेगा, उसका निपटारा सुप्रीम कोर्ट करेगा। ये एकदम स्पष्ट लिखा है कि राष्ट्रपति के चुनाव में अनुच्छेद 71 में लिखा गया है कि इसका निपटारा कौन करेगा? अगर दोनों के बीच में कोई विवाद हो जाता है तो इसका निपटारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया करेगा, ठीक है। तो इसमें और कहीं आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये 71 में दिया गया है, ठीक है। इसे आप यहाँ से हटा दीजिए, ठीक। तो राष्ट्रपति चुनाव में यदि कोई विवाद होता है तो उसका निपटारा सुप्रीम कोर्ट करेगा, ठीक भाई साहब। आगे बढ़े, हाल ही में हरियाणा पुलिस को राष्ट्रपति निशान प्रदान किया गया। इसको आप याद रखिएगा, किस पुलिस को राष्ट्रपति निशान हाल ही में प्रदान किया गया है। और आप छत्तीसगढ़ पुलिस उपनिरीक्षक की मुख्य परीक्षा में अगर बैठ रहे हैं तो इसको आप जरूर ध्यान रख लीजिएगा। दोस्तों अभी हाल ही में मुंबई चर्च गेट का नाम बदलकर CD देशमुख जो है नाम कर दिया गया है। ये चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख इनका नाम था। ये कहाँ है? मुंबई के चर्च गेट रेलवे स्टेशन, तो ये मुंबई में है, महाराष्ट्र में पड़ता है। एकनाथ शिंदे वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। डिप्टी CM वहाँ कौन है? देवेंद्र फडणवीस हैं, इन्हें आप याद रखिएगा। और छत्तीसगढ़ के रमेश बैस, ठीक है, जो कि भाजपा से यहाँ विधायक रहे हैं, जो है रमेश बैस जी को जानते हैं, यहाँ छत्तीसगढ़ से रिलेटिव है। तो रमेश बैस जी को जो है महाराष्ट्र का राज्यपाल नियुक्त किया गया, जो छत्तीसगढ़ के रहने वाले, इसे आप याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है।
औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर रख दिया गया है, औरंगाबाद का नाम संभाजी रख दिया गया है। और जो आपके बीबी का मकबरा था ना भैया, औरंगजेब वाली बीबी का मकबरा, तो ये बीबी का मकबरा कहाँ था भैया, तो पहले औरंगाबाद में था, लेकिन अब कहाँ हो जाएगा, तो संभाजी नगर में हो जाएगा। ठीक है, जगह स्थान नहीं बदला है, नाम खाली बदला है। शिवसेना का चुनाव चिन्ह क्या है, तो तीर कमान है, इसे आप याद रखिएगा। दोस्तों पूछा जाए जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का नया नाम क्या रखा गया है, तो उसका रामगंगा नेशनल पार्क रखा गया है। ये यूके में स्थित है, मतलब उत्तराखंड, ना कि यूनाइटेड किंगडम, समझना। मोपा एयरपोर्ट का नाम जो है मनोहर पारिकर के नाम पर रखा गया है। और बीबी का मकबरा संभाजी नगर में है, जिसका पूर्व नाम औरंगाबाद है। ठीक है, मुगल गार्डन जो राष्ट्रपति भवन के अंदर स्थित है, इसका नाम रख दिया गया है, मुगलों को जो है भूल जाओ और अमृत उद्यान जो है, इसे आप याद रखिएगा, मुगल गार्डन के नया नाम है। दोस्तों सीआरपीएफ का एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में हो रही किसी भी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। सीआरपीएफ की स्थापना क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस फोर्स के नाम से 1939 में किया गया। ठीक है, और इसका कब नाम बदलकर सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स किया गया, ये आप हमें बताइए, सीआरपीएफ वाले हैं। तो इसका जो किया गया भाई साहब, कि जब इसकी स्थापना हुई थी 1939 में, तो क्राउन रिप्रेजेंटेटिव मतलब अंग्रेजों के तो हम लोग थे गुलाम, तो उन्होंने अपने हिसाब से किया। लेकिन जब हम आज़ाद हो गए तो हमने 1949 में इसका नाम बदलकर सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स कर दिया, जिसे सीआरपीएफ कहा जाता है। अब सीआरपीएफ अपना जो स्थापना दिवस है, 84वां स्थापना दिवस, ये छत्तीसगढ़ के नक्सल गढ़ में जो है क्यों मनाने जा रही है। ठीक है, ये छत्तीसगढ़ का जो नक्सल गढ़ है, यहाँ पे नक्सलियों के ऊपर एक अलग दबाव और प्रेशर बनाने के लिए 84वां स्थापना दिवस छत्तीसगढ़ में मनाएगी, और छत्तीसगढ़ के बस्तर में इसका आयोजन होगा। ठीक है, बस्तर जिला, और बस्तर जिले का मुख्यालय आपसे पूछ लिया जाए तो बस्तर जिले का मुख्यालय का नाम है जगदलपुर, वहाँ पे इसका आयोजन किया जाएगा। सीआरपीएफ का 84वां जो है स्थापना दिवस। सीआरपीएफ की जो है दोस्तों, आप देखते हैं कि यहाँ पे कोबरा बटालियन जो है वो गोरिल्ला वार के लिए बहुत अच्छे से जानी जाती है। तो सीआरपीएफ की कोबरा बटालियन के साथ साथ हमारे छत्तीसगढ़ पुलिस फोर्स के जवान, हमारे जो सीएफ के कर्मचारी हैं, ठीक है, आप इन्हें जानिए, सीएएफ छत्तीसगढ़ आर्मड फोर्स, और जो हमारे डीईएफ और डीआरजी के लोग हैं, गुरिल्ला वार इनसे अच्छा भी कोई नहीं कर सकता है, हमने तो आमने सामने देखा है। ठीक है, तो आप इसको बिल्कुल ध्यान में रखिए कि गुरिल्ला वार आप जो है पूरे भारत में कहीं भी लड़ें, लेकिन ये उन मराठों और शिवाजी का जो है यहाँ पे शासन रहा है, मराठा शासन यहाँ पे रहा है, और यहाँ के लड़ाके जो हैं, यहाँ के छत्तीसगढ़ के लोकल लड़ाके जो है गुरिल्ला वार में सीआरपीएफ से किसी भी हालत में कम तो नहीं है। सीआरपीएफ बहुत अच्छी फोर्स है, बहुत अच्छी लड़ाई लड़ती है, उसकी कहीं से वो नहीं है, लेकिन छत्तीसगढ़ में जो है यहाँ की जो लोकल लोग हैं, यहाँ का जो लोकल लड़ाके हैं, वो गुरिल्ला वार में वाकई में लाजवाब हैं। नक्सलियों का मुंह तोड़ जवाब यहाँ के लोकल लड़ाके सीएफडीएफ और हमारे एसटीएफ के लोग ही बहुत अच्छे से दे रहे हैं, और हमारी सीआरपी कोबरा लगातार बहुत अच्छा अभियान यहाँ कर रही है, और उनको बहुत बहुत धन्यवाद। आइए बस्तर में आपका स्वागत है। ठीक है, देखते हैं सीआरपीएफ की स्थापना आप यहाँ देख चुके हैं, ये 84वां स्थापना दिवस बस्तर में मनाने जा रही है। और सीआरपीएफ के अभी अगर आप महानिदेशक की बात किया जाए तो इसके सुजाय लाल घोष हैं, इसे आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, इंद्रावती, अगर बस्तर की बात हो गई है तो इंद्रावती नदी किस जिले की जीवन रेखा मानी जाती है भैया, तो इंद्रावती नदी बस्तर की जीवन रेखा मानी जाती है, इसे भी थोड़ा सा दिमाग में आप रख लीजिएगा। ठीक है, बस्तर की जीवन रेखा मानी जाती है इंद्रावती नदी। छत्तीसगढ़ में अगर बात करें भूमकाल विद्रोह कब हुआ था, तो दोस्तों छत्तीसगढ़ में भूमकाल विद्रोह गुंडाधुर जी के नेतृत्व में हुआ था। कब हुआ था, फरवरी 1910, वही महीना भैया जो है फरवरी चल भी रहा है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा भूमकाल विद्रोह भी बात छत्तीसगढ़ की हो रही है। तो भूमकाल विद्रोह के और भी बहुत लोग थे जो बार बार परीक्षा में पूछे गए हैं दोस्तों, कि छत्तीसगढ़ में भूमकाल विद्रोह के नेता गुंडाधुर थे, ये नेता नार गांव के जमींदार थे। यह विद्रोह 1910 में हुआ था। इनके साथ में दोस्तों लाल कालेंद्र सिंह, रानी स्वर्ण कुंवर सिंह और कुंवर बहादुर सिंह। दोस्तों इसका जो प्रारंभ हुआ था ये पुष्पाल बाजार से हुआ था, और इस समय यहाँ के दीवान जो थे बैजनाथ पांडा जी थे। भूमकाल विद्रोह याद रखिएगा, बार बार पूछा जाता है। दोस्तों इंद्रावती निम्न में से किस नदी की सहायक नदी है, क्या रिहंद की है, महानदी है, शिवनाथ की है, गोदावरी है, तो भैया गोदावरी की प्रमुख सहायक नदी है, इसे दिमाग में बैठा के रखिएगा।
दोस्तों इंद्रावती नदी पर बीजापुर में सात धारा जलप्रपात स्थित है। इंद्रावती नदी का प्राचीन नाम पूछ लिया जाए तो इसका नाम था मंदाकिनी और यह गोदावरी की प्रमुख सहायक नदी है। दोस्तों इंद्रावती की नदी का उद्गम अगर आपसे पूछा जाए 100% इंद्रावती से रिलेटिव तथ्य छत्तीसगढ़ में हो रही किसी भी परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं। आप एकदम तैयार रहिए। पूरे भारत में जो है आज की डेट में सबसे ज़्यादा चर्चा है छत्तीसगढ़ के इंद्रावती की, क्योंकि बस्तर यहाँ पे सीआरपीएफ का जो 84वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, तो इंद्रावती नदी तो आपको आना है। और सीआरपीएफ वाला एक क्वेश्चन भी सीजीएसआई और सीजीपीएससी के एग्जाम में पूछा जाएगा दोस्तों। और अंदर हम घुसे तो दोस्तों अगर ये जो इंद्रावती नदी है ये भैया पश्चिम की तरफ बहती है, ठीक है। ये कहाँ बहती है तो इसका प्रवाह पश्चिम की तरफ है। इंद्रावती की सहायक नदियां हैं कोटरी, नारंगी और शंखिनी नदी है। यहीं पे शंखिनी डंकिनी नदी है, ये दोनों एक जगह मिलती हैं दंतेवाड़ा जिले में, और वहीं पे दंतेश्वरी माता का मंदिर स्थित है, ठीक है। यहीं पे देखें दोस्तों चित्रकूट जलप्रपात, जिसे भारत का नियाग्रा कहा जाता है, ठीक है। ये इंद्रावती यही नदी पर स्थित है, इसे आप याद रखिएगा दोस्तों। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारतीय महिला लान बाल टीम ने जो है किस टीम को हराया था, हराकर स्वर्ण पदक जीता था? तो हमने साउथ अफ्रीका को हराकर स्वर्ण पदक जीता था कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में। दोस्तों राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप की विजेता टीम कौन है? तो इसकी हमारी जो आईटीबीपी है, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस, ये जो है इसकी आइस हॉकी चैंपियनशिप की विजेता बनी हुई। दोस्तों टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो टोटल 7 पदक जीते हैं। एक स्वर्ण मिला था किसमें? भाला फेंक में। और इसके लिए तो बेहद ही महत्वपूर्ण है कि युद्ध कहाँ तक टाला जाए, द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू है राणा का वंशज, फेंक जहाँ तक भाला जाए। तो वही जो है ये देखिए कि भाला फेंक में इनको मिला था। और एक स्वर्ण पदक जो नीरज चोपड़ा जी लेकर आए थे, इसे आप याद रखिएगा, भाला फेंक में, ठीक है। और इसमें एक स्वर्ण पदक मिला था, 2 जो है सिल्वर मिला था, 4 जो है कांस्य मिला था। टोटल 7 पदक टोक्यो ओलंपिक में हमने प्राप्त किया था और हम 48वें स्थान पर थे पूरे इस टोक्यो ओलंपिक में, ठीक है भैया। आगे बढ़ें, ये आपने इसको देखा ही दोस्तों। कौन कौन जीता था गोल्ड मेडल? नीरज चोपड़ा ने जीता था भाला फेंक में, रवि दहिया और मीनाबाई चानू ने जीता था सिल्वर मेडल, और ब्रॉन्ज मेडल जीता था लवलीना बोरगोहेन भारतीय हॉकी टीम, बजरंग पुनिया और पीवी सिंधु को भी भूलना नहीं है, ठीक है। आगे देखिए, यूनेस्को शांति पुरस्कार एंजेला मार्केल को प्रदान किया गया है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 हिंदी भाषा के लिए बद्री नारायण को प्रदान किया गया है। उनकी एक रचना है तुमड़ी के शब्द, इस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 तुमड़ी के शब्द के ऊपर चला गया है, ठीक है। मोहिनी अट्टम केरल का क्लासिकल डांस है भाई साहब, और कनक रेली पहली महिला थी जिन्होंने डांस में पीएचडी किया था। इनका हाल ही में निधन हो गया है भाई साहब। कैसा लगा क्लास? बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास थी। एक बार इसको आप रिवाइज कर लीजिएगा, सभी महत्वपूर्ण फैक्ट्स को लिखते चलिएगा, याद कर लीजिएगा। हम आपसे मिलते हैं कल के महत्वपूर्ण करंट अफेयर और स्टैटिक जीके के अनोखे संगम के साथ। जय हिंद, जय भारत।